नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। स्विस संगठन IQ एयर ने मंगलवार को वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित 30 शहरों में से 22 भारत में हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी शहरों की सूची में शीर्ष पर है। रिपोर्ट में हालांकि ये भी बताया गया है कि 2019 के मुकाबले 2020 में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लेकिन सुधार के बावजूद दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 10वें नंबर पर है। लेकिन राजधानी शहरों की बात करें तो दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत प्रमुखता से दिख रहा है और विश्व के सबसे प्रदूषित 30 में से 22 यहीं के हैं। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं चीन का शिजियांग। इसके बाद शीर्ष 10 में से 9 शहर भारत के हैं। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में गाजियाबाद दूसरे स्थान पर है। उसके बाद बुलंदशहर, बिसरत जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ और भिवाड़ी का नंबर आता है। इन शहरों में प्रदूषण का स्तर PM 2.5 के आधार पर मापा गया है। रिपोर्ट में कोविड-19 लॉकडाउन के प्रभावों और दुनिया भर में PM 2.5 प्रदूषकों में आए बदलाव को भी बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के शहरों में PM 2.5 प्रदूषकों का सबसे बड़ा स्रोत परिवहन क्षेत्र है। देश देशांतर में आज बात प्रदूषण की समस्या की गंभीरता की, साथ ही जानेंगे इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया जा रहा है और क्या किए जाने की जरूरत है। और इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं दो खास मेहमान। मेरे साथ हैं पुलाश मुखर्जी, लीड एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट रिसाइलेंस इंडिया प्रोग्राम, नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल। साथ ही मेरे साथ हैं डॉक्टर मुकेश शर्मा, प्रोफेसर IIT कानपुर। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पुलाश मुखर्जी सर, पहले आपका रुख करूंगी। जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 है, उसमें आपकी नजर में क्या बड़ी बातें हैं और ये रिपोर्ट हमारे लिए कितनी चिंताजनक है? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये एकमात्र ऐसा रिपोर्ट नहीं है। ये हर साल ऐसे कई रिपोर्टें आती हैं। एक हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट की भी आती हैं और एक WHO की भी रिपोर्ट्स आती हैं जो एक्यूरेटली मेजर करती हैं कि दुनिया के अलग अलग शहरों में एयर क्वालिटी लेवल्स किस स्तर तक गिर चुकी है। इसमें जो बड़े टेक अवेज हैं, मेरे ख्याल से कुछ 2-3 हैं। एक तो ये है कि 2020 में 2019 के मुकाबले दुनिया के ऑलमोस्ट हर देश में एयर क्वालिटी लेवल में इंप्रूवमेंट देखा गया। और इसका एट्रीब्यूशन जो रिपोर्ट है वो काफी स्तर तक पैंडेमिक को देती है। पैंडेमिक के चलते जो लॉकडाउन जारी किया गया था दुनिया के कई अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स पर थे, लेवल्स पे थे लॉकडाउन, पर उसकी वजह से जो रिड्यूस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी था, रिड्यूस्ड कमर्शियल एक्टिविटी था, और खास करके शहरों के अंदर जो रिड्यूस्ड मोबिलिटी का देखा गया, मोबिलिटी की पैटर्न जो रिडक्शन हुआ, उसको काफी ज्यादा एट्रीब्यूट करते हैं इस रिडक्शन में। मेरा मानना है कि दूसरा जो बड़ा टेक अवे होगा कि हम देखते हैं कि भारत के कई सिटीज हर साल इस रैंकिंग पर होते हैं, मगर इस बार हम देख रहे हैं कि NCR के अंदर के लगभग काफी सारे शहर हैं जो इस रैंकिंग में है। और मेरा ख्याल ये है कि इसका कोरिलेशन हमें पिछले कुछ सालों में मॉनिटरिंग में इम्प्रूवमेंट्स में ये हमें कोरिलेशन देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें तो NCR में मॉनिटरिंग का स्टेट जो है वो साल दर साल उसमें हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। 2020 की बात है कि 260 में से करीब 40 रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन NCR के अंदर है। तो ये दर्शाता है कि अगर हम अपनी मॉनिटरिंग को ज्यादा रोबस्ट करेंगे तो हम पोल्यूशन का एक एक्यूरेट स्टेट समझ पाएंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, आपकी नज़र में जैसे अभी पुलाश सर ने भी कहा कि हम मॉनिटरिंग अगर देखें तो जो सुधार हो रहा है उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन आपकी नज़र में ये समस्या कितनी गंभीर है? 2020 हम जानते हैं कोविड का समय, जब दुनिया कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा चिंतित थी, तब हम जानते एक तरफ पर्यावरण मुस्कुरा रहा था या कहे कि स्वच्छ हवा खुद सांस ले रही थी, लेकिन उस समय में भी दिल्ली समेत भारत के कई जगहों का नाम सबसे प्रदूषित जगहों में बने रहना, यह आपकी नजरों में क्या संकेत दे रहा है और समस्या अभी कितनी गंभीर है? सबसे पहली बात तो है कि इस चीज को तो सभी लोग सब लेवल पे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हमारे यहाँ समस्या बड़ी है, गंभीर है। और एक तरीके से कहा जाए तो ऐसी समस्या, इतना बड़ा पोल्यूशन कई शहरों में, बड़े बड़े शहरों में नहीं देखा गया है।
तो इसका एक तो ये है कि हमको इसके कारण मालूम करने पड़ेंगे, ऐसी क्या विशेष सिचुएशन है जिसकी वजह से हम लोगों का पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है। तो वो एक तो बात होगी एनालिसिस करने की, समझने की ऐसा क्यों है, कि जब हम कारण हमको समझ में आ जाए तो उसके जो सॉल्यूशंस हैं, उपचार हैं, उसके प्रति भी हम बात कर सकते हैं। तो गंभीरता के विषय में इसमें कोई विषय नहीं, इसमें कोई कोई वाद विवाद की बात नहीं है कि निश्चित ही हमारी जो वायु प्रदूषित है वो ज़्यादा है। पर लेकिन जो फोकस आगे होना चाहिए हमको, वो होना चाहिए कंट्रोल के ऊपर, सॉल्यूशंस पे निकालने पर, और वो उसके विषय में हम लोग ज़रूर इस चर्चा में बात करना चाहेंगे। बिल्कुल। और जहाँ तक मॉनिटरिंग की आपने बात बताई है, मॉनिटरिंग निश्चित ही रूप से हमारी मॉनिटरिंग की जो मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, वो काफ़ी बड़े हैं। 2 टाइप की मॉनिटरिंग होती है, एक तो मैनुअल मॉनिटरिंग होती है। वो एक काफ़ी समय लगता है उसके अंदर, लेकिन जो विशेष तौर से अब जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, तो उन लोगों ने ये तय किया है कि हम इसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करेंगे, तो हर क्षण या हर घंटे हमको ये जानकारी मिलती रहेगी क्या स्थिति है। तो उसकी वजह से हम शॉर्ट टर्म एक्शंस भी ले सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन क्या तुरंत अवेलेबल होना, वो पोल्यूशन कंट्रोल को भी एक्शंस लेने में हेल्प करता है। तो ये मैं इनिशियली स्टेटमेंट में ये कहूँगा मैं, और इसके सॉल्यूशंस तो निकालने, लेकिन आखिरी बात मैं ये कहूँगा, जब रैंकिंग होती है कि हमारे पास कई बार रैंकिंग में हम नीचे आते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण अपार्ट फ्रॉम पोल्यूशन वो है कि हम लोग एटलीस्ट मेजरमेंट्स कर रहे हैं। कुछ शहर ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो कि मेजरमेंट्स ही नहीं कर रहे हैं, तो उनसे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो एक तो हमारी ये विशेषता है कि हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि हमारा पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है, और इसलिए रैंकिंग हमारी खराब है। ठीक है। पलाश सर, जब कारणों की हम बात करें तो रिपोर्ट में कहा गया है कि जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण, वायु प्रदूषण के लिए योगदान है वो परिवहन क्षेत्र का है, ये बात कही गई है। बड़े कारण अभी आप क्या मान रहे हैं जो अभी भी बने हुए हैं और जिन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? जी देखिए, जैसे रिपोर्ट में कहा गया है, परिवहन क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिल्कुल एक बहुत बड़ा हिस्सा है। खास करके अगर हम एक्सपोजर लेवल से देखें, तो खास करके ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और हालांकि इस पे काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंट्रोडक्शन, भारत में BS6 स्टैंडर्ड्स लाए गए हैं, मगर अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीली लाने की ज़रूरत है। और खासकर जो पुराने वाहन हैं, जो BS1, BS2, BS3 भारत स्टैंडर्ड्स, एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं ये। तो जो पुराने वाहन हैं, ये पुराने एमिशन स्टैंडर्ड्स को एडहियर करते हैं। तो इनसे निकलने वाला जो धुआं होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। तो इस पे कई सारा काफ़ी कुछ करना ज़रूरी है। केवल दिल्ली में ही नहीं, बट काफ़ी अलग शहरों में भी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर छोड़ के अगर हम दूसरे सेक्टर्स की बात करें, तो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, अगर हम कंबशन की बात करते हैं, तो पावर प्लांट सेक्टर से काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल एमिशंस काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, और रिपोर्ट में खासकर फोकस दिया गया है स्टबल बर्निंग पे भी। हम जानते हैं कि बायोमास बर्निंग की वजह से एक पोल्यूशन पीक क्रिएट होता है अक्टूबर-नवंबर के महीनों में, तो ये बहुत ज्यादा विजिबल होता है। तो ये सारे सोर्सेज हैं जिस पे कॉम्प्रिहेंसिवली एक्शन लेने की जरूरत है। भारत में हम देख रहे हैं जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया है, वो उसके चलते 124 शहरों ने अपना अपना एक्शन प्लान बनाए, जो इन सारे अलग सोर्सेज पे फोकस करते हैं, किस तरीके से इन सोर्सेज का कंट्रीब्यूशन कम किया जाए। बट हमने देखा है कि पिछले साल पैंडेमिक के चलते ये जो एक्शन प्लान्स हैं, इस पे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाया है, क्योंकि इस पे जो ओनस है वो स्टेट गवर्नमेंट्स और सिटी गवर्नमेंट्स पे पड़ता है। ये उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि अलग अलग जो सोर्सेज हैं उस पे एक्शन लिया जाए। इसके साथ ही साथ जो नेशनल लेवल सोर्सेज हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट है, पावर प्लांट है, इस पे भी काफी सारे सॉल्यूशंस पे चर्चा हम कर सकते हैं। डॉक्टर शर्मा भी यहीं पे है, तो जी बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे। जाहिर तौर पर सबसे बड़ा फोकस वहीं रहने वाला है, और अगर हम हाल फिलहाल देखें तो केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, प्रदूषण के खिलाफ आयोग का गठन किया ताकि जो समस्या का समाधान किया जाए, इसलिए इस आयोग का गठन किया गया। और दिल्ली खासकर और उत्तर भारत में जो वायु प्रदूषण है उससे निपटने के लिए काफ़ी कदम उठाने की बात कही गई, और सभी संभव तकनीकी हस्तक्षेप जो है उनका उपयोग किया जाएगा।
इसके अलावा आप क्या मानते हैं, क्या ऐसे सॉल्यूशंस हैं, क्या ऐसे उपाय हैं, चाहे वो हम दीर्घकालिक उपायों की बात करें या तात्कालिक उपायों की बात करें, आपकी नजर में क्या किया जा रहा है और क्या किए जाने की जरूरत है? पहले तो मैं ये कहूँगा कि काफ़ी लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि पिछले 5 साल से अगर हम पीछे से देखें तो बहुत काम हुआ है। हम्म। लेकिन क्या होता है कभी-कभी समस्या इतनी बड़ी होती है कि उसमें तुरंत उसका जो इम्प्रूवमेंट है वो दिखाई नहीं देता है। हर चीज़ में थोड़ा समय लगता है कि जब वो चीज़ या उसका जो परिवर्तन है या इम्प्रूवमेंट है वो कॉन्स्पिक्यूअस हो, वो एकदम विज़िबल हो, उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो पहले अगर हम देखें तो और फिर क्या होता है कि कभी विजिबल या आपको स्पष्ट नहीं दिखता है तो काफी लोग आलोचना भी करने लगते हैं, दोषदर्शी हो जाते हैं, एक सिनिकल एटीट्यूड हो जाता है। तो वो हमको उससे बाहर निकलना है और ठीक से हमको ये भी चर्चा करनी है और खास आम आदमी को बताना है कि इस पे कितना एफर्ट लगता है और क्या-क्या किया जा रहा है, आपने पूछा। तो सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें या जो क्या किया जा रहा है, उसमें जो सबसे एक महत्वपूर्ण बात है, जो आपने भी परिवहन की बात करी, तो एक भारत सरकार ने एक इतना बड़ा कदम लिया है कि जो विश्व में किसी भी देश ने नहीं लिया है। क्या होता है कि जो जो नॉर्म्स होते हैं व्हीकल्स के, हम उनको भारत स्टेज 1, 2, 3, 4 बोलते हैं या इक्विवेलेंट टू वो यूरो 1, 2, 3, 4 है। तो सबसे बड़ा काम जो हुआ है कि जो हम यूरो 4 या BS4 के जो व्हीकल्स थे, वो हमने एक तरीके से हम उसको बोलते हैं लीप फ्रॉगिंग। हमने जंप किया है कि यूरो 5 पे हम नहीं जाएंगे या BS5 पे नहीं जाएंगे, BS6 के ऊपर जाएंगे। तो ये एक अपने आप में जस्ट BS6 पे जब हम आते हैं तो हम जापान, अमेरिका और यूरोप की श्रेणी में आ जाते हैं। मतलब ये अपने आप में एक बहुत अचीवमेंट है। और चूंकि मैं इस विषय में काम करता हूं तो मैं आपको एक नंबर भी दे सकता हूं कि लगभग इसके अंदर रिफाइनरीज ने लगभग 80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। आई मीन दैट इज मैसिव। एंड ये एक विशेष बात है। दूसरी बात ये है कि जो पावर प्लांट्स की बात की गई, कोल बेस्ड पावर प्लांट हमारे काफी करीब 60% जो हमारी एनर्जी है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट से आती है। एंड पावर प्लांट्स बाय नेचर पार्टिकल्स का भी एमिशन करते हैं और गैसेस का भी एमिशन करते हैं। तो इस विषय में पार्टिकल्स का जहाँ तक कंट्रोल है वो हमने बहुत स्ट्रिंजेंट किया है, ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लेवल से भी ज्यादा है। और दिस पावर प्लांट्स भी कंप्लाई कर रहे हैं। जो नई चीज जो हमने करी है पिछले 4 साल में, जो कंट्रोल सल्फर डाइऑक्साइड, क्या होता है कि गैसेस जो होती हैं वो गैसेस एटमॉस्फेयर में आके सन की एनर्जी से पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी एरोसोल्स। तो सेकेंडरी एरोसोल्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब वो एमिट हो रहे हैं, उनको उत्सर्जन हो रहा है तो गैस के रूप में है, लेकिन वो आपके वातावरण में आके वो पार्टिकल्स बन गए। तो सारा फोकस अब ये समझ में आया है साइंस के जरिए कि जो गैसेस हैं वो भी एक तरीके से उसके लिए जिम्मेदार है। तो जो हमारा फोकस अब जो हुआ है रिसेंटली कि हम गैसेस को भी कंट्रोल करेंगे, उसके लिए हम बोलते हैं डीसॉक्सिंग। सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने को डीसॉक्सिंग एंड डीनॉक्सिंग। इसमें भी करीब लगभग जो पूरे पावर प्लांट्स जो इसमें है, इसमें उनका इन्वेस्टमेंट करीब 1 लाख करोड़ रुपए का होगा। तो इन चीजों का ये ओवरऑल इफेक्ट आने में समय लगेगा और डेफिनेटली इसके जो इम्प्रूवमेंट्स हैं। लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो सबसे महत्वपूर्ण योजना रही है जिसने कि जो परिवर्तन और जो इम्प्रूवमेंट हुआ है और होगा, वो है जो प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना है, जिससे कि हमारे जो काफी बायोमास जो हमारे घर घर में जलता था और उसकी वजह से अब LPG का यूज होता है। तो लगभग जो हमारे देश का जो हमारा असेसमेंट है IIT कानपुर का, उसमें तो 30% पोल्यूशन एमिशन वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर कम हो गया है। तो इन चीजों में हम एक सही रास्ते पे हैं, सही डायरेक्शन में है, लेकिन जो विजिबल चेंजेस देखने में हमको समय लगेगा और उसका हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सिस्टम जो है वो मैं जहां तक समझता हूँ, एक आलोचना करना आसान है लेकिन वो एक राइट ट्रैक पे, राइट रास्ते पे है। बिल्कुल। और पलाश मुखर्जी सर, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट में भी हमें समझ में आ रहा है कि जहां जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है वहां प्रदूषण भी ज़्यादा है और हम कहें कि हर तरह से उन इलाकों पर बोझ ज़्यादा है। 2050 हम आगे जाकर ये अनुमान है कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होगा। ऐसे में आगे जाकर चुनौती कितनी बड़ी है और कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि सिर्फ केंद्र के स्तर पर या राज्य के स्तर पर ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी इसके लिए समझनी होगी, तभी इस विकराल समस्या से पार पाया जा सकता है। जी बिल्कुल कृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये जो समस्या है ये काफी बड़ी है और इसके कई सारे सोर्सेज हैं। जैसे शर्मा सर ने भी अभी बात करी कि इसके प्रदूषण के इतने सारे अलग सोर्सेज हैं
कि इस पे एक्शन जो है वो 1 या 2 लेवल पर नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। ये नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और सिटी लेवल पर तो होगा ही, बल्कि हम एज एन इंडिविजुअल, अगर हम इंडिविजुअल चॉइसेस की भी बात करें तो वो भी बहुत एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्ले करता है। यदि आप कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर लें या फिर आप पर्सनल मोबिलिटी की बात कर लें, एक चीज हमने देखी है कि ये पैंडेमिक के चलते काफी लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से फिर से अपने पर्सनल व्हीकल्स पे स्विच कर चुके हैं। तो ये सारे बिहेवियर एग्जांपल्स हैं जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं सारे इशू को। मगर इसके साथ ही साथ मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि ये जो हमारे आसपास अभी भी पैंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 का पैंडेमिक हम देख रहे हैं आसपास, ये एक चीज पे बिल्कुल हमारा अटेंशन डालता है कि पब्लिक हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे काम करने की जरूरत है। और इसीलिए वायु प्रदूषण को सीरियसली लेना और इस पे जितना काम हुआ है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये स्लो प्रोग्रेस दिखाएगा, मगर इस पे और अर्जेंसी के साथ काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं, जैसे आपने भी बात करी कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। और ना केवल हमारा पॉपुलेशन, अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें तो हम देख रहे हैं कि 2011 सेंसस और 2021 का जो सेंसस एक्सपेक्टेड है, उसमें हम एक बड़े लीप की बात कर रहे हैं अर्बनाइजेशन में। इसका मतलब यह है जो हमारे एग्जिस्टिंग शहर हैं वो उनकी आबादी बढ़ती चली जा रही है और उसके आसपास की जो एरियाज हैं वहां पर अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। तो ये जो एरियाज हैं, ये जो नए एरियाज ऑफ ग्रोथ है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं कि किस तरीके से हम इन एरियाज में वायु प्रदूषण को जितना हो सके कम कर सकते हैं, किस तरीके से हम पब्लिक हेल्थ को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। और ये होगा एक्टिव प्लानिंग से। अगर हम नए शहर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल फोकस किया जाए, क्लीन एनर्जी को फोकस किया जाए। हमारे जो भारत के सेंट्रल लेवल पे और रीजनल लेवल पे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, जो स्वच्छ भारत अभियान है या फिर जो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम है, इनमें कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन को और मॉनिटरिंग को इनमें इंटीग्रेट किया जाए, ताकि आगे चलते न केवल लोकल लेवल पर बल्कि इंडिविजुअल लेवल पर भी एयर पोल्यूशन डिसीजन को सेंट्रलाइज किया जा सके। ठीक है। और डॉक्टर शर्मा, आपने तमाम जो सॉल्यूशंस को लेकर बातें बताई हैं, मैं थोड़ा समझना चाहूँगी, चीन जो कि लगातार जिसके तमाम शहर प्रदूषण के मामले में टॉप पर बने रहते थे, लेकिन पिछले हम कुछ सालों में देख रहे हैं एक तरह से जंग छेड़ी गई प्रदूषण के खिलाफ। अगर मैं विकसित जो देश हैं वहाँ जो कोशिशें होती हैं उनकी बात करूँ, वो भारत में कितना मुमकिन है? भारत जैसे देश के लिए क्या उस स्तर पर, उस लेवल पर चीज़ें लेकर आना आसान या मुश्किल है? और हम एक तरह से समझे तो क्या इसके लिए हमारे भी कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, कुछ सीमाएं हैं, इसलिए हमें वक्त ज़्यादा लग सकता है? जी, निश्चित ही हम उस स्तर पे आ सकते हैं। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन इसमें एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट ये है कि इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसा नहीं कि हम मतलब कुछ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ भाई इतने लाख करोड़ की मैंने बात करी, तो उसके लिए हमको एक इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और साथ में मैं समझता हूँ कि प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट की भी आवश्यकता है। प्रॉस्पेरिटी जब होगी तभी हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसको कर सकेंगे। मतलब तो एक तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट की एक कंस्ट्रेंट आपने बात करी, वो एक निश्चित ही रहता है किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, एक बड़ा कंस्ट्रेंट होता है। तो वो तो एक बड़ा कंस्ट्रेंट है। दूसरा लेकिन ये है कि जो कुछ शहर में एक बड़ी बात होती है, कुछ शहर में कुछ हॉटस्पॉट्स होते हैं, तो हमको हॉटस्पॉट्स को प्रायोरिटी पे अगर हम हैंडल कर सकें, क्योंकि वहाँ कुछ लोकल रीजन में कुछ हो रहा है, तो हमको अपार्ट फ्रॉम नेशनल लेवल जो बड़ी पॉलिसीज की मैंने बात करी जिसमें भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, तो लेकिन हमको हॉटस्पॉट्स पे एक्शन लेना पड़ेगा और हॉटस्पॉट्स में जाके जो चीज़ें हमको ठीक करनी होगी। या हो सकता है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, जैसे फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बर्निंग रेगुलरली होती हो, या वहाँ डस्ट की समस्या ज़्यादा हो, वहाँ की रोड की समस्या ज़्यादा हो, या हो सकता है उस पॉइंट के ऊपर जो कंजेशन है फॉर एग्जांपल, तो हमारे जो शहर में दूसरी जब एक तो परिवहन की बात करते हैं तो हम एक यूरो 6 की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम परिवहन की पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। उसका कारण जो है कि वो है रोड के ऊपर कंजेशन। टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आया, लेकिन आपको 1 किलोमीटर जाने में जो आमतौर पे आपको लगभग
1 से 1.5 मिनट लगना चाहिए, वो आपको 5 मिनट लग रहा था, उस पोल्यूशन ज्यादा कर रहे हैं। तो ये जो लोकल लेवल पे जो इश्यूज हैं वो भी हमको सॉल्व करने पड़ेंगे। कंजेशन को हमको जरूर कम करना होगा, नहीं तो टेक्नोलॉजी और इतना इन्वेस्टमेंट का हमको इतना फायदा नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, इम्पोर्टेंट चीज है। और उसके बावजूद जो है कि हम इसके विषय में आगे बढ़ रहे हैं। और जहां तक एनर्जी का सवाल है, हम रिन्यूएबल्स पे जा रहे हैं। एंड मैं खास तौर से एक पॉइंट को मैं बताऊं कि हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जो आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वो एनर्जी का एक तरीके से नॉट ओनली फॉर व्हीकल्स, ओवरऑल हम लोगों की एनर्जी का बैकबोन होगा। और उसमें सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं और हाइड्रोजन का जो एक उन्होंने मिशन मोड में लिया है, तो इसका ये एक बड़ी दूरदर्शी योजना है। और मैं समझता हूँ बाय 2030 हाइड्रोजन विल बी द फ्यूल ऑफ फ्यूचर। एंड इसमें हमको विशेष फायदा मिलेगा क्योंकि हम इसको फ्यूचरिस्टिक वे में देख रहे हैं। बिल्कुल। कैलाश मुखर्जी सर, मैं चाहूँगी थोड़ा सा, क्योंकि जब हम सॉल्यूशंस की भी बात करें, थोड़ा सा और अगर हम जो प्रदूषण से होने वाली समस्या है उसको थोड़ी और गंभीरता को अगर हम समझें, तो जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि साल 2019 की तुलना में 2020 में प्रदूषण में कमी देखने को मिली है। वहीं दक्षिण और पूर्वी एशियाई देश सबसे ज़्यादा प्रदूषित जगह मानी गई हैं। और हर साल 70 लाख से ज़्यादा जो मौत हैं वो वायु प्रदूषण की वजह से होती है, और इन मौतों में 6 लाख से ज़्यादा बच्चे भी शामिल हैं। हम जानते हैं कैंसर या दिल की बीमारी सीधे सीधे बीमारियां भी हैं जो प्रदूषण से जुड़ी हुई हैं। आर्थिक विकास या कहें कि जो विकास की हमारी दौड़ है उसकी देन है ये प्रदूषण, और कहीं ना कहीं इस प्रदूषण की वजह से आप मानते हैं एक चक्र होगा जो हमारे स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा और फिर जाकर वो भी आर्थिक विकास पर, अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा। तो इस चक्र को लेकर आप क्या कहेंगे? आपने बहुत सही कहा कि अगर हम पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं तो प्रदूषण का डायरेक्ट इम्पैक्ट हेल्थ पे और मोर्टेलिटी पे, इन दोनों चीजों पे बहुत अधिक स्तर पे पड़ते हैं। आज से 6-7 साल पहले की एक रिपोर्ट है 2014 की जो सीपीसीबी ने करवाई थी, जिसमें पाया गया था कि दिल्ली शहर के अंदर 14,000 बच्चों का लंग फंक्शन का टेस्ट किया गया था, और उनके लंग का कैपेसिटी जो है वो एक कंट्रोल ग्रुप था जो जिसमें ट्रक ड्राइवर्स इंक्लूडेड थे, जो काफी ज्यादा हाईवे पे टाइम स्पेंड करते हैं। तो उनके लंग कैपेसिटी, जो ट्रक ड्राइवर थे उनके लंग कैपेसिटी की तुलना बच्चों की लंग से की जा सकती थी 2014 में। तो जब हम पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं तो कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जो जिन पे प्रदूषण का इम्पैक्ट ओवर एंड अबव पड़ता है, जैसे बच्चे हैं, जैसे बुजुर्ग हैं, जैसे मरीज हैं जो ऑलरेडी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं। इसी के चलते हमने पिछले साल काफी इंटरनेशनल स्तर पे भी रिपोर्ट्स देखी कि जिन एरियाज में वायु प्रदूषण ऑलरेडी ज्यादा है और लॉन्ग टर्म से ज्यादा है, उन एरियाज पे कोविड का प्रभाव ज्यादा हो सकता है। ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स भी आए गए थे। तो मेरा मानना है कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इसी पे फोकस कर रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ को और वायु प्रदूषण को कम करना बहुत हमारे प्रायोरिटी पे हाई होने की आवश्यकता है। और हालांकि अभी काफी सारे स्टेप्स हो रहे हैं। जो कंस्ट्रेंट्स की आप बात कर रहे थे पहले, उसे आइडेंटिफाई करके उसे सॉल्व करना ये बहुत बहुत जरूरी है, और इसमें पब्लिक हेल्थ का इन्वॉल्वमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। एक और मैं कंस्ट्रेंट बिल्कुल इस पे फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि ये प्रोफेसर शर्मा ने भी इस पे बात की थी कि सेंट्रल लेवल पे तो काफी कुछ हो रहा है, मगर काफी जो पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स हैं जो लोकल लेवल पर हैं, जो शहर के अंदर भी वार्ड लेवल पर हैं, उस पे काम करने की आवश्यकता है। और यहाँ पे एक बड़ा कंस्ट्रेंट कैपेसिटी है, क्योंकि लोकल कैपेसिटीज को बिल्ड करना बहुत जरूरी है कि आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ऐसे पॉलिसीज बनाए जाए, ऐसे स्ट्रेटेजीज बनाए जाए जो खास करके पोल्यूशन को टारगेट करें, इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की जाए। इस पे भी काफी कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है और बहुत तेजी से लाने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम इस पे और 5-10 साल वेट करें तो हम देख ही रहे हैं कि आसपास में लॉन्ग टर्म एक्सपोजर और पोल्यूशन का हेल्थ इफेक्ट्स क्या है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है जो जल्दी से लाने की जरूरत है। इस पे अगर हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की भी बात करें तो ये भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम स्ट्रेटजीज पे बिल्कुल फोकस कर सकते हैं। इस पे कुछ स्टेप्स इस साल लिए गए हैं। इस साल बजट में अनाउंस किया गया था कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है वो 42 ऐसे शहर हैं भारतवर्ष में
जिनको वो डेडिकेटेड फंडिंग दिया जाएगा अगले 5 साल तक, खास करके वायु प्रदूषण पे काम करने के लिए। ये 2200 करोड़ का फंडिंग हर साल दिया जाएगा। तो जैसे प्रोफेसर शर्मा ने बात की थी, यहाँ इन्वेस्टमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, मगर साथ ही साथ लोकल कैपेसिटीज को बिल्डअप करना और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क लाना, ये ना केवल वन टाइम स्टेप या शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए जाए, मगर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मेजर्स भी लिया जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसी के साथ समय पूरा हो गया है। पलाश मुखर्जी आपका, डॉक्टर शर्मा आपका, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में वक्त देने के लिए, हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भारत एक तरह से माने तो तेजी से प्रगति कर रहा है, फिर भी विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के स्तर तक आने में और पर्यावरण की गुणवत्ता तक और ज़्यादा सुधार करने तक पहुंच बनाने के लिए एक लंबा रास्ता भी है जो तय करना है। भारत के लिए एक बड़ी चुनौती भी है और अवसर भी है। प्रदूषण की समस्या का बीमारी, स्वास्थ्य के मुद्दों और भारत के लिए लंबे समय तक आजीविका पर प्रभाव भी इसका मुख्य कारण है। 2050 तक भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा, ऐसा अनुमान है। जाहिर है कि पर्यावरण पर दबाव और बढ़ेगा, इसलिए जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। इस दिशा में काफी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है। चुनौतियां भी कई हैं। आज जरूरत एक ठोस लॉन्ग टर्म प्लानिंग की भी है, साथ ही हर एक व्यक्ति की भी है जो अपने स्तर पर इस समस्या को बढ़ाने में नहीं बल्कि समस्या से निपटने में अपना योगदान दे। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।